जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कौटिल्य अकेडमी। तो आज हम करेंगे CDS टू 2024 का साइंस एनालिसिस। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था, जैसे ही 10 बच्चे हो जाएंगे हम CAPF पेपर 2 का ऐसे राइटिंग का कोर्स लॉन्च कर देंगे। तो कल से 15 अक्टूबर से ये कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसमें आपको रोज़ शाम को 9 बजे क्लासेस होंगी। आपके पास लिंक आएगा, आप उसको ज्वाइन करेंगे और ये लाइव क्लासेस होंगी ताकि आप डाउट सॉल्व अपने साथ साथ कर सकें। जिसमें मैं आपको ऐसे आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसी वगैरह सिखाऊंगा। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस। ऑल आई नीड इज़ योर डेडिकेशन और टाइम। और जिसको ये 3 स्टार्स अपने शोल्डर पे चाहिए वो ज्वाइन कर सकता है। और ये इनिशिएटिव उनके लिए है जो पेपर 2 का कोर्स पैसों में अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आजकल सारे इंस्टीट्यूटों ने वो हवा बना रखा है ना, वो कि इतना इतना महंगा, कोई 10-10 हज़ार का दे रहा, कोई कुछ दे रहा है, पता नहीं क्या क्या। तो जिसको फ्री में चाहिए कोर्स, आप देख सकते हैं, आप आ सकते हैं। कल पहला ओरिएंटेशन बैच होगा। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम रोज़ की रोज़ न्यूज़ डालते हैं। और यहीं पे ही आपको जो पेपर 2 है उसकी न्यूज़ मिलेगी। और यहीं से आपको लिंक मिलेगा और यहीं से आपको ज्वाइन करना है। देखिए, हम रोज़ रोज़ न्यूज़ डालते हैं यहाँ पे, जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्या क्या करना है और कौन सी अप्रोच लेनी है, कवच सिस्टम क्या है। यहाँ पे हर एक न्यूज़ के बारे में बताया जाता है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वगैरह। और ये देखिए, ये यहाँ पे न्यूज़ है। इसको कैसे ये पेपर में आ सकता है, कौन से टाइप में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, हमें कैसे पढ़ना है और कैसे अप्रोच लेनी है, वो हम पढ़ सकते हैं। सी वाई वी नीड एफिशिएंसी इन गवर्नमेंट, तो आपको एक अप्रोच मिल जाती है, आप न्यूज़ को अच्छे से पढ़ पाते हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो साइंस इस बार भी बैकबोन रहा आपके CDS एग्ज़ाम की। टोटल इस बार 25 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 18 तो आप बहुत ही ईजिली NCERT के बेसिस पे ही कर सकते थे। तो लेट्स स्टार्ट। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। तो ये देखिए, प्लांट्स के लिए ये क्लास 9 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में दे रखा है ये। तो हमने अपने टाइम में इसको ऐसे याद किया था, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। राइम से बना लो तो वो एक साथ ही आता है मन में बार बार ना, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। तो अब आप यहाँ देखिए, माइक्रो बताया लेकिन मैग्नीशियम मैक्रो है, अभी हमने पढ़ा। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अब जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ। अब दो वेस्कुलर बंडल होते हैं, एक जाइलम एक फोइलम। फोइलम में फ आता है तो फ से फूड, तो फोइलम ट्रांसपोर्ट करता है फूड और जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है। अब यहाँ पे वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स। अब आप, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन भी थी तो आप सोचेंगे ना पानी जा रहा है तो पानी में ही मिनरल्स डिजोल्व होते हैं। हमारे पास जो पहाड़ों से पानी आता है ऊपर से, उसमें भी मिनरल्स डिजोल्व होते हैं। हम जो नॉर्मली पीते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ होता ही है। तो उस बेसिस पे आप कर सकते थे। अगला देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इनहिबिट्स द ग्रोथ एक्टिविटी इन प्लांट्स। The plants also need signals to stop growing. Abscisic acid is one example which inhibits growth. Its effects include wilting of leaves. 10th क्लास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आ रखा था, इसका आंसर हो गया एब्सिसिक एसिड। ठीक है। अब आपने ये पढ़ लिया, अब आपने ये देख लिया, अब आपको यहाँ पे ये साइटोकिनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन इसी चैप्टर में है, ये इसी पेज पे है। ये साइटोकिनिन तो यही रहा, तो आपको ये पढ़ना है, जिब्रेलिन भी ये रहा, तो आपको ये पढ़ना है। अब आपको यहाँ पे रिविजन करनी है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स डज स्टार्च बिलोंग टू। अब आजकल तो लोग वैसे ही हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो आपको इसका तो वैसे ही पता होना चाहिए था, सोर्स का मतलब ही नहीं होना चाहिए था। बट ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सिर्फ इसी इसी एक पैराग्राफ से ना KPF में ही 3-4 बार क्वेश्चन आ गया होगा। इससे पहले, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो यहाँ पे स्टार्च बिलोंग टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये दो क्वेश्चन है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जीरोफाइट्स। हेलोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सॉइल। अब आपको जीरोफाइट और हेलोफाइट देखने पहले क्या है। ठीक है, इनके मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। अब आपको इन दोनों को देखना है। पहली बात तो ये NCERT से नहीं है, अब क्योंकि ये बाहर से हैं तो आपको इनके नोट्स इंक्लूड करने हैं। ठीक है।
जीरोफाइट, फेलोफाइट, इस इनके अलावा कौन सी कैटेगरी ऑफ सॉइल्स जो होती हैं वो सारे देखने हैं, उनके एग्जांपल्स देखने हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए, चलो मैं फिफ्थ का एग्जाम बता देता हूँ। यहाँ पे इसका आंसर है लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, जीरोफाइट्स वाले का। लेकिन आप सिक्स्थ का बताएंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में, फिर मैं उसके बाद उसको अगर गलत हो तो रिकरेक्ट कर दूंगा। सर्च करेंगे आप अपने आप से। अब विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल इन प्लांट्स। अभी हमने ऊपर एक वेस्कुलर बंडल पे क्वेश्चन देखा था जो जाइलम वाला था, वाटर मिनरल। तो इसके क्या क्या है यहाँ पे ऑप्शन, फोइलम, जाइलम, कैम्बियम, एंडोडर्मिस। अब आप ये देखिए, फोइलम, जाइलम और कैम्बियम, जिसने क्लास 9 का चैप्टर 6 पढ़ा होगा उसको ये तो पता होगा ये तीनों सेम कैटेगरी के हैं। ये सिंपल में आते हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स में वेस्कुलर टिश्यूज में आते हैं। लेकिन एंडोडर्मिस का क्या मतलब है, लेकिन आप इसका मतलब भी दिखाएंगे। एंडो मतलब अंदर, डर्मिस मतलब स्किन से रिलेटेड होती है जो चीज़ें, वो डर्मिस में आता है। तो वेस्कुलर बंडल का कौन सा पार्ट नहीं है, तो डी इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, द गर्थ ऑफ द स्टेम ऑफ रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम, जिसको बोलते हैं कैम्बियम। और कई बार ये भी क्वेश्चन आया कैम्बियम किसको बोलते हैं, वो लेटरल मेरिस्टम को बोलते हैं। अब ये हजार बार पीछे आ रखा है, मैं दिखाने बैठ जाऊँ कि पहले भी आया था, पहले भी आया था। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने मल्टीपल टाइम इसको रिवीजन करा होगा, जिसने नहीं करा, ये सब टॉपिक्स ना रिपीट होते हैं एग्जाम में। ठीक है, और ये देखिए, जाइलम, दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। फोइलियम, अब फोइलम का देखिए, फोइलम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब अगला, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग मीडियम वुड द स्पीड ऑफ साउंड बी मैक्सिमम। ये भी क्लास 9 साउंड चैप्टर से आया है। अब इनमें से कौन से में, ये सब क्या है, लिक्विड की कैटेगरी है। सबसे ज़्यादा इसमें स्पीड किसकी है, सी वाटर की। तो यहाँ पे क्या है, सी वाटर इसका आंसर हो गया। अब इसके अलावा सॉलिड को, अब ये इतने सारे हैं, मैंने अपने टाइम में कैसे याद करा था, इसको रट्टा मार लिया था, ANSIVG। तो एल्यूमिनियम, निकल, स्टील, आयरन, ब्रास, ग्लास। तो ऐसे याद करा हुआ था। ठीक है, अब आप कर सकते हैं इसको ऐसे ही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गेनेली इन एनिमल सेल कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल। जब ये सबसे इजी चैप्टर है। अब इसका देखिए, lysosomes, these help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelle, foreign materials entering the cell such as bacteria or food। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये। अब आप मेरे को ये बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता होगा पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। बट अब आप मेरे को ये बताएंगे, एंडोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, एक RER और एक SER। जो एक SER वाले को स्मूथ बोलते हैं, RER वाले को रफ बोलते हैं। इसको रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें किस चीज़ का प्रेजेंस होता है, और जिस चीज़ का प्रेजेंस होता है वो क्या चीज़ बनाता है, या मेरे को कमेंट में बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन, 10th। मैं तेज तेज इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी रहे। हैं आप बड़ी बड़ी वीडियोस देखते नहीं है, एनालिसिस देखना है आपको, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन करनी है। बहुत लंबी लंबी 1 1 घंटे की वीडियो देख के कोई फ़ायदा भी नहीं है इसका। ठीक है, 20 25 क्वेश्चन है, उन्हीं को देख के आपको सोर्स मिल गया, बस हो गया। फोटोसिंथेसिस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्लांट इन्वॉल्व द यूज ऑफ ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल। द ओनली स्ट्रक्चर इन अ लीफ दैट होस्ट क्लोरोफिल। कौन सा लीफ का स्ट्रक्चर है जो होस्ट करता है क्लोरोफिल को। आप यहाँ देखिए, अब आप ये देखिए, 5.2.5 का थर्ड, 5.2.5 का फिफ्थ, मतलब सिर्फ एक ही पेज से दो चीज़ें आ रखी है, दो क्वेश्चन आ रखे हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मतलब क्रोमा, ठीक है, क्रोमा मतलब कलर। तो कलर प्लास्टिड, ल्यूको वाइट और कलरलेस। क्रोमोप्लास्टिड्स containing the pigment chlorophyll are known as chloroplast. The chloroplasts are important for photosynthesis in plants. तो इसका आंसर क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड्स इज द डिस्पर्सिंग मीडियम और लिक्विड। अब आपको कोलॉइड पता होगा, क्लास 9 का चैप्टर 2 ही है, तो बहुत स्टार्टिंग का ही है। तो अब आप देखिए, इसमें क्या देखना है, डिस्पर्सिंग मीडियम, लिक्विड। यहाँ पे 3 डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, ऊपर के 2 गैस है, नीचे के 3 सॉलिड है। तो उसमें क्या क्या है, फोम, शेविंग क्रीम। तो यहाँ पे फोम और शेविंग क्रीम, मिस्ट और जेली। मिस्ट ये रहा जिसका डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, और जेली ये रहा जिसका डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है। अब बचा फोम और शेविंग क्रीम। हमें यहाँ पे टाइप नहीं पूछा, हमें पूछा हुआ कोलर्ड है कौन सा, तो शेविंग क्रीम आएगा। अगर टाइप पूछा होता तो फोम आता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
अब द टू आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंटल क्लोरीन आर, सबसे पहले आपको आइसोटोप्स पता होने चाहिए। अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड नेचर में विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एटम वही है लेकिन डिफरेंट मास नंबर। अब आप मेरे को ये बताना कि उसका मास नंबर जो चेंज हुआ वो किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, या न्यूट्रॉन की। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसी में एग्जांपल है किस किस फॉर्म में पाया जाता है यहाँ पे। क्लोरीन 35 CL17 और 37 Cl17, ये इसलिए हम इसका जो एवरेज लेते हैं वो 35.5 लेते हैं। 30.5, 35.5 U। ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल इज नॉट स्टोर्ड अंडर ऑयल। अब ये देखिए, ये एनसीईआरटी से नहीं है लेकिन आप इसको ऐसे भी देख सकते थे। जो अल्कली मेटल है ये क्लास 10th में दे रखा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये तीनों एक ही कैटेगरी के हो गए, तो जो चौथा होगा वही होगा आंसर। तीनों तो एक ही टाइप के हो गए ना। अब सोडियम पोटेशियम आर कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, react easily with gases present in the moisture, द ऑयल प्रिवेंट्स अल्कली मेटल। तो ऑयल में रखा जाता है, रुबीडियम को नहीं रखा था। रुबीडियम को रखा था ड्राई मिनरल ऑयल में, तो वो ड्राई हो गया, तो वो अलग हो गया। अब पोटेशियम नाइट्राइट इज नॉट यूज्ड फर्टिलाइजर, मेडिसन, मेकिंग गन पाउडर, एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ मीट प्रोडक्ट्स। इसका आंसर डी होगा। ये भी एनसीईआरटी में नहीं था क्योंकि इसमें पोटेशियम नाइट्राइट यूज होता है। ठीक है, नाइट्राइट। बाकी तीनों में यूज होता है। इसको आप नोट कर लेंगे, ये आगे दोबारा रिपीट हो सकता है। अब द surface of the concrete structure of a new construction is covered with straw gunny bags by wetting. This is done to, अब वो हम कट्टे, कट्टे ही बोलते हैं ना उनको, कट्टे बिछा देते हैं वहाँ पे। ठीक है। वो इसलिए बिछा, बोरी टाइप की वो बिछा देते हैं। वो किस लिए बिछाते हैं उसको, उसके ऊपर पानी लगा के, जो लेंटर डलता है लेंटर के ऊपर। प्रिवेंट फास्ट इवेपोरेशन अंटिल हाइड्रेशन हैज प्रोसीडेड वेल, protect the concrete structure from contamination of dust particle, prevent development of any fungus on the surface, give smoother and cleaner surface over the cement structure। अब जो स्मूथर क्लीनर सरफेस होगी वो कैसे होगी, जब उसके ऊपर कुछ मैकेनिकली हम हाथ से उसको स्मूथ करेंगे, कुछ लगाएंगे उसके ऊपर, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फंगस वाला कुछ चक्कर ही नहीं, तो नए घर में फंगस कहाँ से लगने लगी। प्रोटेक्ट द कंक्रीट स्ट्रक्चर फ्रॉम कंटेमिनेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, ये ये हो ही नहीं सकता। हमें सिर्फ छत बचानी है क्या, दीवारें भी होती हैं, हम हर जगह लगाते हैं ऐसे तो, और ये फिर सबने देखा होता। प्रिवेंट फास्ट इवेपोरेशन अंटिल हाइड्रेशन हैज प्रोसीडेड वेल। अब क्यों रोकते हैं फास्ट इवेपोरेशन को, जब लेंटर डलता है उसमें पानी डालते हैं हम, और वो पानी को सोखता है जिससे वो स्ट्रांग होता है। ठीक है। ये आपने सीमेंट में पढ़ा होगा, सीमेंट के क्वेश्चन पहले आए हैं, तब आपने पढ़ा होगा शायद। पिछली बार सीएपीएफ में आ रखा सीमेंट का क्वेश्चन, इससे पिछले साल में 23 में। अंटिल हाइड्रेशन हैज प्रोसीड वेल। अब आप मेरे को, वैसे हाइड्रेशन का मतलब तो यहाँ से पता चल रहा है, बट फिर भी आप मेरे को इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख के देंगे कमेंट में। ठीक है। अगले पे चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द गैसेज मेंशन्ड बिलो इज नॉट करेक्ट। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। पहले तो ना आप ये ध्यान रखिए, नॉट करेक्ट है या करेक्ट पूछा हुआ है इसमें। अब नॉट करेक्ट मतलब सही नहीं है, मतलब गलत बताना है इसमें। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। हीलियम इज अ कॉमनली यूज्ड गैस इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ऑक्सीजन इज यूज्ड टू बर्न फ्यूल इन रॉकेट इंजन्स इन स्पेसक्राफ्ट। नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन गैसियस फॉर्म रिप्लेस फूड टू रिप्लेस एयर इन फूड पैकेजिंग। ये तो क्लास 10th की शायद फर्स्ट ही चैप्टर में बता रखा है, और ये नाइट्रोजन वाला तो 1 लाख बार क्वेश्चन आ रखा होगा टीडीएस ईपीएफ एनडीए में। ठीक है। अब ये देखिए, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। अब ये हमने ऊपर ही पढ़ा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटोरियम, ट्रिटियम। अभी दिखाता हूँ मैं ये। फॉर एग्जाम्पल द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट हैज़ 3 स्पीशीज नेमली प्रोटियम, ड्यूटोरियम, ट्रिटियम। ठीक है। 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के। अब ऑक्सीजन इज यूज टू बर्न फ्यूल इन रॉकेट इंजन इन स्पेसक्राफ्ट। ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीडेशन कैसे होगा, तो वो जलेगा कैसे। ठीक है। अब आप मेरे को कमेंट में ये बताएंगे, बर्न फ्यूल, तो फ्यूल जो होता है वो क्या यूज़ होता है रॉकेट इंजन में। अब तीसरा है, हीलियम इज़ अ कॉमनली यूज्ड गैस इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होता है आर्गन। ठीक है। तो नॉट करेक्ट पूछा था, तो यही है नॉट करेक्ट, इसका आंसर हो गया बी। अब 17 है, ये यहाँ पे दे रखा है, क्लास 10th का, ये आपको पता ही होगा, आपने देखे ही होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3124। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्लास। अब ग्लास के ऊपर ना सीएपीएफ में भी क्वेश्चन आया था, और ये उसके बाद हुआ है एग्जाम, तो आपकी
रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ग्लास को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो जब आप क्लास को अच्छे से पढ़ते तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा? सी। अब इसके ऊपर मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूं? अब आपको इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी उसके लिए अच्छे से। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस का तो कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पे। अब बचा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, कि न्यूट्रॉन मास में रोल प्ले करता है, उसका मास बढ़ाने में। अब बचा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन से हमारे पास एलिमेंट आइडेंटिफाई होता है, कौन सा है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है ना। रेगुलर मैनर में चलते हैं, 1 2 3 4 5। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देखते हैं हम। ये देखिए वैलेंसी। It was observed that atoms of element completely filled with 8 electrons in the outermost shell show little chemical reactivity। ठीक है, जो जिनके कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटी कम होती है। अब जो सोडियम होते हैं, ठीक है, जो पोटेशियम होते हैं, इनको हाईली रिएक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी वैलेंसी पूरी होने में एक दो ऐसे रह रखे होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी दूसरे के साथ पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स होगा इसका आंसर। केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करते हैं जो। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर ब्लीचिंग पेपर? अब आपको ब्लीच के लिए वैसे तो खुद से पता होना चाहिए कि क्लोरीन ही यूज़ होता है, क्लोराइड। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्लास 10th में दे रखा है ये ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। और ये रहा ब्लीच, ये देखिए आप, ये रहा ब्लीच, हाउस होल्ड ब्लीच, फैब्रिक ब्लीच। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम अलग है, हाइड्रोक्लोरिक। और ये अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो उसमें यूज़ होता है आपका बेकिंग सोडा में। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। अब जो ये है 21, ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। आउट ऑफ सिलेबस मतलब एनसीईआरटी से नहीं है, तो इसका आंसर बी है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स, फर्स्ट वाला नहीं है। हो भी सकता है इसका आंसर का, मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे नेट पे अच्छे से नहीं मिला। ठीक है, अब अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन? अब हमने ज्योग्राफी वाले एनालिसिस में भी देखा था कैसे कैसे हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब कंडक्शन में क्या है, दो बॉडी जो अनइक्वल टेम्परेचर की आपस में जब टच होंगी तो वो ट्रांसफ़र हो जाती है उससे हीट। फिर कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन होता है, फिर रेडिएशन होता है। रेडिएशन जो सोलर रेडिएशन हमारे पास आ रही है, जिसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या? कन्वेक्शनल करंट, जो फ्लूइड में होता है, एयर और वाटर में। जब हम गर्म करते हैं पानी को तो ऐसे ऊपर जाता है, और जो ये गर्म जा रहा है ऊपर, और ये जो ठंडी हवा है वो ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऐसे सर्कुलर मैनर में चलता रहता है। अब सर्कुलर मैनर में पानी की बात हो गई तो आपको पता चल गया, बॉइलिंग वाटर इन अ हॉट पॉट ऑन अ गैस स्टोव, फीलिंग द वार्मथ इन द सन, ये रेडिएशन का एग्जांपल है। हीटिंग अ ब्रास रॉड, ये इलेक्ट्रिसिटी। माइक्रोवेव ओवन में इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। अब द फिनोमिना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन्वॉल्व्स। अब रेनबो फॉर्मेशन का, अब इसके लिए आप ऑप्शंस पढ़े पहले तो आपके ना दिमाग में ये आना चाहिए। ये एनसीईआरटी के बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए द ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड में। ठीक है, अभी भी जो ऊपर क्वेश्चंस था, ऊपर नीचे आएगा ये वाला क्वेश्चन ना, ये दोनों भी सेम चैप्टर से आ रखे हैं। अब आप ये देखिए, रेनबो फॉर्मेशन, यहाँ से गई रेस सन की, ये रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन के बाद ये हो गया डिस्पर्सन। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल एरो हो गया। डिस्पर्सन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। अब यहाँ से वो अपने उसमें टूटे, अब यहाँ से वो इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, वापिस रिफ्रैक्शन हुआ। आप यहाँ देखिए, सिंगल रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, सिंगल रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे एक और दो, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये गलत हो गया। वन इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, हाँ भाई सही बात है, ये हो सकता है आंसर। टू इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, दो बार इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। बोथ रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, यहाँ से रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसका 23 का डी आएगा। अब अगला, ओजोन होल इज अ रीजन ओवर। अब आपको ओजोन होल पता होगा क्यों होता है ओजोन होल, पहले तो आप ये सोचिए। ओजोन होल आपने पढ़ा होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है, जिसके चक्कर में हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी बनाया है। ठीक है, अब आप मेरे को कमेंट में बताना ग्रीन हाउस गैसेस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है। अब यहाँ देखिए, ओजोन होल इज अ रीजन ओवर
ओजोन में होल हो गया कहाँ पे? द अंटार्कटिका कॉज्ड मेनली बाय CFC गैसेस। द अंटार्कटिका कॉज्ड मेनली बाय कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये कट गया। द आर्कटिक कॉज्ड मेनली बाय CF क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस। द आर्कटिक कॉज्ड मेनली बाय कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई लेना देना नहीं है, बचा A और C। अब ये क्लास 9 चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज, ये देखिए, रिसेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द ओजोन लेयर वाज गेटिंग डिप्लीटेड various man-made compounds like CFC। ठीक है, CFC की वजह से हो रहा है। और ये देखिए सैटेलाइट पिक्चर शोइंग द होल इन द ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में हो रहा है ओजोन होल, तो इसका आंसर क्या हो गया? अंटार्कटिका। आर्कटिक वाले कट गए, तो इसका आंसर हो गया ए। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर एयरक्राफ्ट बीइंग इक्विप्ड विद कंडक्टिंग टायर। कंडक्टिंग टायर क्या होते हैं? जिसके थ्रू कंडक्टिंग चीज वो होती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। जैसे प्लास्टिक नॉन कंडक्टिंग है, कॉपर की वायर कंडक्टिंग है, लेकिन हमारे टायर रबड़ के होते हैं। टायर रबड़, रबड़ क्या है? रबड़ एक हिसाब से इंसुलेटर का काम करती है, मतलब उसके अंदर तो बिल्कुल ही नहीं जाता करंट, पर अभी नॉन कंडक्टर मान लो उसको, लेकिन हम उसको स्पेशली उस पर एक्स्ट्रा R&D करी, हमने उसको कंडक्टिंग टायर बनाया। क्यों बनाया? अब आप ये वाला क्वेश्चन ना खुद से सोचें, क्योंकि ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, और इसका आंसर मेरे को बताएंगे। आपको नहीं होगा, जिसका सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा, वरना मैं बता दूंगा। आप टेलीग्राम पे पूछ लेना, उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अब आप पर खुद से सोचिए, जो एयरप्लेन है वो कहाँ पे उड़ता है? वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है, ट्रोपोस्फेयर में तो उड़ता नहीं। और सारे वेदर फिनोमिना ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। और हवा में उड़ते बारी उसके जो टायर है वो हवा में तो लहराते नहीं, वो बंद हो जाते हैं, अंदर को जाते हैं, आपने देखा होगा। तो कंडक्टिंग टायर का यूज़ किस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने बना रखा उसको? ठीक है, जब वो बिल्कुल उड़ चुका ऊपर, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ रहा, उसको वेदर फिनोमिना से मतलब नहीं है, तो बिजली गिरने का उस पर कुछ है ही नहीं। या तो वो जब उतर रहा तब वो एक बार एटमॉस्फेयर में आएगा, या वो जब उड़ने लग रहा तब वो एटमॉस्फेयर में आएगा है। और जब वो, तो उस टाइम उसके फिर टायर खुलेंगे। उस हिसाब से आप मेरे को आंसर बताना, क्योंकि मैं नहीं बता रहा, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। अब ये देखिए प्रेसबायोपिया। द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग। Which of the following statement for persons suffering from presbyopia is are correct? they cannot, presbyopia आपको पहले सोच के याद आ जाना चाहिए। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। अब इसके ऑप्शंस, दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर, इट यूजुअली डेवलप्स विद एजिंग, दे वियर ईदर बाइफोकल लेंसेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज और प्रोग्रेसिव लेंसेज। अब यहाँ देखो, द ह्यूमन आई कलरफुल में ही है ये वाला भी, तब जो जिसमें रेनबो वाला भी था, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल। सोचो इसी चैप्टर से दो क्वेश्चन। द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग। अकोमोडेशन क्या होता है? जो आई लेंस होता है ना, वो अपने आप को एडजस्ट करता है कि आपको कितना दूर कितना पास दिख रहा है, उसके हिसाब से फिर लाइट पड़ती है, उस हिसाब से आपका विजन सही आता है। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, दे फाइंड नियर पॉइंट। अब आप ना आई का नियर पॉइंट बताना मेरे को कमेंट में, आई का नियर पॉइंट कितने सेंटीमीटर होता है। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। उनको ग्लासेस लगाने पड़ते हैं फिर उसको। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। तो मतलब कलर का कुछ लेना देना नहीं है। इट यूजुअली डेवलप्स विद एजिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दिस इट अराइजेज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स वही होती है जिनके थ्रू हमारा आई लेंस एडजस्ट करता है, अकोमोडेट करता है। एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है आई लेंस की। समटाइम्स अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सच पर्सन अक्सर रिक्वायर बाइफोकल लेंस। अ कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कन्वेक्स। तो आप देख लेना, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ, देवर इधर बाइफोकल लेंसेज कंसिस्ट बोथ कॉनकेव एंड कन्वेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का डी, जिसका 2 और 3 दोनों है। अब आप ये देखिए, ये 11 अक्टूबर की न्यूज़ है। आउटडोर एक्टिविटीज़ कैन रिड्यूस प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया। अब यहाँ पे मैंने बता रखा है व्हाट इज़ मायोपिया, कैन बी करेक्टेड विद व्हाट टाइप ऑफ लेंस। अब आपने जब अगर पढ़ा होगा तो आपने ये वाला चैप्टर खोला होगा क्लास 10th का, तो आपने मायोपिया पे आपकी नज़र गई होगी, हाइपरमेट्रोपिया पे, प्रेस बायोपिया पे। आप ऐसे लिंक कर पाएंगे न्यूज़पेपर को अपने करंट से। और यही जब मैंने पिछली बार देखा था, तो मैंने अजय सर की वीडियो भी लगाई थी बीच में कि अब न्यूज़पेपर का है गेम सारा, जो न्यूज़पेपर समझ गया वो एग्ज़ाम क्रैक कर जाएगा। तो ऐसी न्यूज़ हम डालते रहते हैं रोज़।
अब ये आ जाते हैं, ये हमारा साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज इज ट्रेवलिंग इन एन अननोन मीडियम, इट्स वेवलेंथ इज नॉट नोन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इक्वल टू 150 टाइम्स इट्स वेवलेंथ इन टाइम टी, द वैल्यू ऑफ टी इज। अब ये क्लास 9 के साउंड चैप्टर से आ रखा है, ठीक है, साउंड साउंड हो रहा है उसमें, यहाँ पे भी साउंड। और ये रहे सारे फॉर्मूले, इसको सॉल्व करेंगे आप अपने आप से। आंसर बताए तो मैं इसका आंसर होगा ए। अगर किसी से सॉल्व नहीं होगा, आप या तो कमेंट में लिख देंगे या आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेंगे, तो मैं वहाँ पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया एनालिसिस। अगर आपको पेपर 2 की क्लासेस चाहिए फ्री में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कल से क्लासेस शुरू होंगी, ओरिएंटेशन क्लास है कल। और बाकी अगर आप डेली न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं और उसको लिंक करना सीखना चाहते हैं, कैसे कोई न्यूज़पेपर और पेपर 2 में काम आएगी, कौन सी कैसी न्यूज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमें न्यूज़पेपर इतना बड़ा होता है, इतनी बड़ी एक न्यूज़ होती है, हमें उसका जिस्ट कैसे निकालना है, कौन सा पार्ट होता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार तो हम एक न्यूज़ में इतना सारा डाटा होता है तो समझ नहीं आता यार इसमें पढ़ना है छोड़ना है क्या करना है। इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना है, आप एक बार चेक करना टेलीग्राम पे हमने कैसे दे रखी है न्यूज़, ठीक है।